hydrogen halide, that is nothing but DHX, हाइड्रोजन हलाइड। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास सीक्वेंस है कि HF इज मोर स्टेबल देन HCl, HCl इज मोर स्टेबल देन HBr एंड HBr इज मोर स्टेबल देन HI। ये तो रीजन मैंने आपको अभी बताया कि HF में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मोर देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम of hydrides of halide, thermal stability goes on decreases thermal stability goes on decreases of hydrogen halide। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी कम होते जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे। आपको पता है बेटा कि जितने भी हैलोजन है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे हो जाएगा हलाइड का। तो हाइड्रोजन हलाइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए आपके पास सीक्वेंस है कि HF इज लेस रिड्यूसिंग देन HCl, HCl have less reducing character than HBr and HBr have less reducing character than HI। means HI is good reducing having good reducing character than HF। तो HI जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, बराबर है। उतनी जल्दी वो फास्ट रिएक्शन देगा, इसका मतलब है ये मोर रिड्यूसिंग है ना, आपको क्या दिखाएगा? कैरेक्टर दिखाएगा। उसके बाद है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जितने भी हैलोजन हैं उनकी ऑक्सीजन के प्रति क्या रिएक्टिविटी है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके पास मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स बनाता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स है क्लोरीन का ClO2। क्या है? ClO2। तो बेटा ये ध्यान में रखना है आपको, ये जो ClO2 है ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में और पेपर इंडस्ट्री में एज अ क्या यूज करके यूज होता है? ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। आप देखते हो ना आपके घर में जो नल में पानी आता है उसको प्यूरिफाई करके भेजते हैं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में या पेपर इंडस्ट्री में, बराबर है, पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर ClO2 को यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है या हैलोजन बोल सकते हो। तो इट इज़ यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट एंड पेपर इंडस्ट्री, बराबर है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एक्शन। अब ये जो ब्लीचिंग एक्शन आती है ना बेटा, ये क्यों आती है? क्योंकि इसमें जब आप इसकी रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ब्लीचिंग एक्शन देता है, बराबर है। हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है। देखो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और वो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है HOCl। ये HOCl में आपको जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, वो फिर निकल जाता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो वो क्या करता है? ब्लीचिंग एक्शन आपको दिखाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन भी है जो आपको यहाँ पे देखना है, और उसका फार्मूला है I2O5। ठीक है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। और ये आयोडीन पेंटाऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टू बी डिटरमाइंड with the help of I2O5। मीन्स आयोडीन पेंटाऑक्साइड के द्वारा आप एनवायरनमेंट में या किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन पेंटाऑक्साइड। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, जैसे कि आपको अभी दिखाना है कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन किस प्रोसेस से करते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन।
क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं डेकॉन प्रोसेस। क्या, कौन सी प्रोसेस से? डेकॉन। तो क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय डेकैन प्रोसेस। डेकैन प्रोसेस, अब वो डेकैन प्रोसेस होती कैसे है? आप 4 मॉलिक्यूल्स लेते हो हाइड्रोजन क्लोराइड के और उसके साथ रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करते हो तो आपको इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एट 723 केल्विन तो आपको क्या मिलता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस विद द हेल्प ऑफ डेकॉन प्रोसेस। तो डेकॉन प्रोसेस से बेटा क्लोरीन बनाया जाता है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप क्या करते हो जब क्लोरीन को निकालते हो तो दूसरा क्लोरीन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको पता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। आपको पता है क्लोरोफॉर्म एनास्थेटिक एजेंट है, इससे इसको सूंघने से आपको बेहोशी जैसा अनकॉन्शियसनेस आ जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म जो है, अगर इसको आप लाइट के प्रेजेंस में रखते हो, यानी लाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरोफॉर्म रख दिए तो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फॉस्जिन नाम के गैस में। तो फॉस्जिन का फार्मूला क्या है? COCl2। व्हेन क्लोरोफॉर्म आप क्या रखते हो? लाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो आपको क्या मिलता है? COCl2। और ये जो COCl2 है ये टॉक्सिक गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्जिन। इसीलिए लैब में क्लोरोफॉर्म को डार्क अंबर कलर की बोतल में रखा जाता है, ब्राउन कलर की बोतल में उसको रखते हैं और लाइट से दूर रखते हैं। अगर लाइट के प्रेजेंस में रख दिया और व्हाइट कलर के बोतल में रख दिया तो क्लोरोफॉर्म अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फॉस्जिन। और एक बार वो फॉस्जिन में कन्वर्ट हो गया तो आपने अगर बोतल का ढक्कन खोला तो वहाँ से कौन सी गैस निकलेंगी? क्लोरीन गैस नहीं निकलेंगी या क्लोरोफॉर्म नहीं निकलेगा, तो वहाँ से क्या निकलेगा? फॉस्जिन निकलेगा। और एक फॉस्जिन क्या है? टॉक्सिक गैस है। क्या है बेटा? टॉक्सिक गैस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्लोरोफॉर्म आपके पास लैब में होता है उसको डार्क अंबर कलर की बोतल में, यानी डार्क ब्राउन कलर की बोतल में हम रखते हैं जिससे उसका लाइट के साथ कांटेक्ट न होने पाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं, यानी ग्रुप नंबर 17 के इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है बेटा, उसमें आप देख सकते हो कि वो इस प्रकार से इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि ए हैलोजन है तो एक ही हैलोजन एटम के साथ दूसरा हैलोजन एटम कंबाइन हो जाएगा तो आपको इस टाइप का फर्स्ट टाइप का जो मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन और क्लोरीन या फिर क्लोरीन और फ्लोरीन, बराबर है। तो इस प्रकार के कंपाउंड आपको इस टाइप में मिलेंगे। सेकंड है आपका XX-3, यानी एक क्लोरीन तो 3 F3, बराबर है। इस प्रकार का कंपाउंड आपको मिल सकता है। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड हैलोजन ऐसे भी बना सकते हैं XX-5, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हो XClF5 या BrF5, बराबर है। ऐसे कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। और चौथा टाइप है XX-7, दैट इज नथिंग बट IF7। इसका एक ही कंपाउंड आपको दिखाई देता है IF7। तो ऐसे हैलोजन क्या कर सकते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सविस्तर में देखेंगे। ये कंपाउंड तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। तो यहाँ इसके ये सिंपल कंपाउंड हम मानेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड में। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे XF3 का, दैट इज नथिंग बट ClF3। तो ClF3 में आपको इंपॉर्टेंट क्या पूछते हैं? इसकी ज्योमेट्री पूछते हैं कि ये जो ClF3 बनाया है, इस टाइप का जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, उसमें उसकी ज्योमेट्री क्या है? तो इसकी ज्योमेट्री रहती है टी शेप्ड और ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या रहती है? टी शेप्ड। क्या रहती है ज्योमेट्री? टी शेप्ड और ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। आप इसको बायपिरामिडल भी बोल सकते हो, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है या टी शेप्ड होती है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो बेटा, वो होता है sp3d। क्या होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होती है टी शेप्ड और ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है। अब इस प्रकार के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। क्या होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए ज्योमेट्री रहती है इस प्रकार के इंटर हैलोजन में स्क्वायर पिरामिडल शेप, बराबर है।
नेक्स्ट जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो है आपका XX-7। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास IF7। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 है। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है। क्या होती है? पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है। तो इस प्रकार से इंटर हैलोजन कंपाउंड में आपको इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया। इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, जो आपका हैलोजन का लास्ट टॉपिक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्लोरीन का पहला ऑक्सी एसिड्स है HOCl। HOCl ये क्लोरीन का पहला ऑक्सी एसिड्स है। अगर आप थोड़ा इधर देखोगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कैसे निकालोगे, तो आपको पता है एक हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर हम -2 मानते हैं। तो -2 में से +1 चला गया तो -1 बचा बेटा। तो -1 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगेगा? +1। तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा? +1। तो देखो HOCl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है उसमें? +1। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो ऑक्सी एसिड्स है क्लोरीन का वो है HClO2। क्या है? HClO2। इसमें देखोगे आप तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +3 आएंगी। कैसे? देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 4 माइनस, और एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस। तो 4 माइनस में से 1 प्लस गया तो बचे -3। तो -3 को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा बेटा? +3। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो +3 रहेंगी। तो ये सेकंड ऑक्सी क्लोराइड है क्लोरीन का, ऑक्सी एसिड से क्लोरीन का। उसके बाद है थर्ड ऑक्सी एसिड है HClO3। HClO3 जो आपको इस प्रकार से दिखाया है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा? +5 है। उसके बाद नेक्स्ट है HClO4। HClO4 इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट है +7। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स है क्लोरीन के जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस दिया है कि HOCl मीन्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन HOCl हैविंग मोर देन HOClO2। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, यानी जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, दिख रहे हैं आपकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड्स में बढ़ते बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम कम होते जाएगा। अब पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आपको पता है किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा रहेगा? HOCl का। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सबसे कम है। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेंगी उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा, और जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेंगी उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर कम रहेगा। तो इस प्रकार से आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन को एक्सप्लेन कर सकते हो। बाद में हमको एक ग्रुप नंबर 18 के बारे में स्टडी करना है। तो ग्रुप नंबर 18 के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। यहाँ तक बेटा आपका ग्रुप नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। तो सबसे लास्ट हम देखेंगे अभी ग्रुप नंबर 18, जो आपका सबसे लास्ट ग्रुप है P ब्लॉक का। ठीक है, तो इसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? ग्रुप नंबर 18 को लिखना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर 18 इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट और जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसको पहले जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते थे, जीरो ग्रुप एलिमेंट, या फिर इसको आप क्या बोल सकते थे? इनर्ट गैस एलिमेंट। क्या बोलते थे? इनर्ट गैस एलिमेंट। देखिए अभी ये इनर्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है, केमिकल रिएक्टिविटी 0 के बराबर हो जाती है। तो ये किसी के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देते एट रूम टेम्परेचर, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देते, ना मेटल के साथ, ना नॉन मेटल के साथ, ना किसी मेटेलाइट के साथ। तो ग्रुप नंबर 18 जो एलिमेंट्स है
ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं देती, इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट या जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसको जीरो इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैलेंसी जीरो हो जाती है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। तो कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 18 में, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है हीलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 2। हीलियम के बाद आता है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर आता है 10। नियॉन के बाद आता है एरेगॉन, एटॉमिक नंबर 18। बाद में आता है क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36। उसके बाद आता है जेनॉन, एटॉमिक नंबर 54। और बाद में आता है रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। और सबसे लास्ट में जो अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हो गया है और वो है ओसेजोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। ये अभी अभी डिस्कवर्ड हुआ है, बराबर है, ओगेजोन 118। तो इस प्रकार से आपको नोबल गैस एलिमेंट देखने को मिलते हैं ग्रुप नंबर 18 में। सबसे पहले इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक नेमोनिक्स है, आप अपना नेमोनिक्स भी बना सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, हेलन ने अरबाज खान से झरीना के बारे में किससे पूछा, ऑगी से। हेलन ने अरबाज खान से झरीना के बारे में ऑगी से पूछा। तो इसके बारे में आपको कोई भी नेमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इस प्रकार से याद रखा है, हेलन ने अरबाज खान से झरीना के बारे में पूछने को ऑगी से कहा या ऑगी से पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर हीलियम का आपको पता ही है 2 है, तो 2 में आप क्या करोगे, वही फंडा आपका +8 आप इसमें ऐड करोगे, तो 2 + 8 कितना हो गया 10। फिर आप इसमें 10 में कितने ऐड करोगे, फिर से +8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट था, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट था, तो थर्ड में भी आपको +8 मिलाना पड़ता है थर्ड का मिलाने के लिए। तो 10 + 8 कितना हो गया 18। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे +18, तो आपको 36 + 18 54, फिर +32 86 + 32 118। इस प्रकार से एटॉमिक नंबर आपको मिलेंगे। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको वैसे भी डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा 12th या 11th में। नहीं पढ़ा है तो मैं एक बेसिक वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके पहले हम अभी देख लेंगे फिलहाल के तौर पर कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। अभी हीलियम के पास वाला कोई नोबल गैस एलिमेंट नहीं है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिख के छोड़ देंगे, बराबर है 1s2। अब उसके बाद नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप हीलियम का यूज़ कर सकते हो। तो हीलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 2 2s2 2p6। वैसे भी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा ns2 np6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा ns2 np6। यहाँ पे देखो nna2 2, तो 2s2 2p6 बराबर है। ऐसे नियॉन का आएगा। तो एरेगॉन का क्या आएगा बेटा, एरेगॉन के लिए आप क्या यूज़ करोगे नियॉन। तो नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10 3s2 3p6। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं आपको। तो एरेगॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको नियॉन का यूज़ करना पड़ेगा। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप किसका यूज़ करोगे एरेगॉन का। एरेगॉन 18 4 मीन्स 3d10। अब देखो इसमें 3d10 आएगा, 4s2 आएगा, 4p6 आएगा, इसमें 3d10 आएगा, इसमें d ऑर्बिटल आ रही है। 18 + 2 20 20 + 10 30 30 + 6 36। उसके बाद जेनॉन का लिखना है तो आप क्या करोगे क्रिप्टॉन का यूज़ करोगे। क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36। उसके बाद क्या आएगा 4d 5s और 5p, s में 2 p में 6 और d में 10। तो आप टोटल मारो तो आपको बराबर 54 मिल जाएगा। उसके बाद रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट आप क्या यूज़ करोगे जेनॉन, जिसमें एटॉमिक नंबर 54 है। यहाँ पे 4f14 हो जाएगा, 5d10 6s2 और 6p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रेडॉन का। और सबसे लास्ट जो है आपका ओगेजोन, इसमें आप देख सकते हो इसके पास वाला नियर मोस्ट नोबल गैस एलिमेंट तो रेडॉन ही है। तो रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f14 6d10 7s2 और 7p6। इस प्रकार से आप नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। बेटा नोबल गैस उतने ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं है एट रूम टेम्परेचर। इसको अंडर प्रेशर और ट्रिमेंडस टेम्परेचर पे जब आप इसको देखते हो तो ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हूँ बर्थलेट इक्वेशन। बर्थलेट इक्वेशन में क्या होता है देखिए, ये जो बर्थलेट इक्वेशन होता है, एक बर्थलेट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था बर्थलेट करके इक्वेशन दिया था।
बर्थलेट रिएक्शन के नाम से भी उसको पहचानते हैं। तो बर्थलेट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, इसमें आप क्या करते हो, ज़ेनॉन की रिएक्शन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट से करते हो, हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट से करते हो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब आपको उसका एक कंपाउंड मिलता है, आयनिक कंपाउंड, जिसमें उसका फार्मूला होता है ज़ेनॉन प्लस प्लैटिनम F6-, उसका नाम है ज़ेनॉन हेक्सोफ्लोरोप्लैटिनेट 5। इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेंट +5 होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको मिलता है। वैसे देखा जाए तो इनर्ट गैस एलिमेंट ने कोई कंपाउंड नहीं देना चाहिए, पर एट एक्सट्रीम कंडीशन, ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हैं, ज़ेनॉन एक अनायनिक कंपाउंड बना लेता है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है जो टेम्पररी होता है, ठीक है, और उसका नाम है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बर्थलेट रिएक्शन में आपको ज़ेनॉन का कंपाउंड देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 18 में आपको कंपाउंड्स मिल सकते हैं। ये अभी पता चल गया कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिमेंडस प्रेशर और क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसकी भी रिएक्टिविटी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अब सबसे लास्ट है यूजेस ऑफ ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। अब ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स के यूजेस कौन से यानी कहाँ यूज़ होते हैं। आपको पता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स तो हैलोजन थे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते थे, क्लोरिनेटिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन के तौर पर यूज़ होते थे, बराबर है। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट कहाँ यूज़ होते हैं, तो यूजेस ऑफ ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 18 में आने वाला है हीलियम। तो हीलियम का यूज़ देखते हैं, हीलियम कहाँ यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी शादी वगैरह होता है, कहीं फंक्शन होता है, तो वहाँ पे बलून्स वाले रहते हैं, तो उनके पास एक सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर से बलून में गैस भरते हैं और वो गैस से बलून्स हवा में उड़ता है। तो वो कौन सी गैस रहती है, जनरली हाइड्रोजन गैस रहती है, वो हीलियम नहीं रहती। हीलियम बड़े बड़े बलून्स जो रहते हैं, आपने देखा होगा जो मिलिट्री वालों के पास रहते हैं, या फिर जो बड़े बड़े बलून्स रहते हैं, वो जो एयर बलून होते हैं जो एकदम दूर आकाश में जाते हैं, उसमें जो गैस होता है वो हीलियम गैस होता है। हीलियम गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस से बहुत हल्का होता है, इसलिए बहुत ये दूर तक जाता है। तो एयर बलून बनाने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। दूसरा इसका यूज़ होता है हेलिऑक्स सिलेंडर बनाने के लिए, हेलिऑक्स सिलेंडर बनाने के लिए। अभी ये हेलिऑक्स सिलेंडर क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हेलिऑक्स सिलेंडर दैट इज़ नथिंग बट दी ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो आप यूज़ करते हो हॉस्पिटल में, या फिर जो गोताखोर होते हैं जो पानी में जाते हैं, डीप डाइवर्स होते हैं, वो हेलिऑक्स सिलेंडर यूज़ करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर वाला सिलेंडर। अब ऐसा क्यों होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर ही क्यों यूज़ करते हैं, दूसरे गैस का सिलेंडर क्यों यूज़ नहीं करते। तो आपको पता है सबसे पहले हीलियम ही इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होने के कारण ये हमारे बॉडी में किसी भी इसमें क्या करती नहीं है, रिएक्शन देती नहीं है, किसी भी सेल से या किसी भी इससे बॉडी फंक्शन को क्या नहीं करती है, वायलेट नहीं करती है। इसलिए हीलियम को हम ऑक्सीजन के साथ यूज़ करते हैं और हीलिऑक्स सिलेंडर बनाते हैं। अगर हम हीलियम की जगह अगर नाइट्रोजन मिला लेते, क्या होता नाइट्रोजन मिला लिए होते, एयर में भी तो वैसे ही है, एयर में तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, हम एयर ले रहे हैं और हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन हम अगर इसके साथ लेते थे ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए, तो क्या होता था, एट ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं होता था, आप उसको यूज़ कर सकते थे उस सिलेंडर को। पर अगर हम उस सिलेंडर को पानी में ले जाते तो अंडर प्रेशर ऑफ वाटर जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके बॉडी में ऑक्सीजन से पहले घुलता था, जिससे आपको क्या हो जाता था, अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन देता है तो आपको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा, बराबर है। आप पानी में आप बेहोश हो जाओगे, अगर पानी में बेहोश होना यानी मौत, बराबर है। इसीलिए हम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले जा सकते, बराबर है। इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर और हेलिऑक्स सिलेंडर बनाते हैं। दूसरा ये डिसएडवांटेज था कि हम अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ले गए रहते पानी में, तो ड्यू टू दैट अंडर प्रेशर ऑफ वाटर हमारी बॉडी में एक पेन हो गया रहता, क्योंकि मसल्स बहुत पेन करते थे और उस पेन को हम बोलते हैं बेंड सिंड्रोम्स। हमारी बॉडी पूरी मसल्स वगैरह बहुत पेन महसूस करती थी और उसको हम बोलते हैं बेंड सिंड्रोम। तो अगर हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बेंड सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम नाइट्रोजन को अवॉइड करते हैं और हीलियम ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है हेलिऑक्स उसको यूज़ करते हैं। तो हीलियम का दूसरा यूज़ है हेलिऑक्स सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नोबल गैस एलिमेंट नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10।
इससे बेटा लाइट बनाते हैं। आपने देखा होगा जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं या जितने भी एयरपोर्ट होते हैं, रनवेज होते हैं, वहाँ पे एक वाइट कलर के फ्लड लाइट्स लगे रहते हैं। उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो मिस्ट और फॉग को भी क्रॉस कर लेते हैं, एकदम ब्राइट कलर के लाइट रहते हैं, तो उसमें यूज़ होता है नियॉन। तो जनरली बेसिकली नियॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लड लाइट्स। और पायलट जो इंटरनेशनल रनवेज होते हैं प्लेन के, हाँ, उसके ऊपर जो लाइट्स होते हैं वो नियॉन लाइट्स होते हैं। तो नियॉन का यूज़ है फॉर लाइट मेकिंग पर्पस। उसके बाद है एरेगॉन। एरेगॉन 18, देखो एरेगॉन ये भी आपका नोबल गैस एलिमेंट है, और जनरली ये नोबल गैस एलिमेंट है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, जब बल्ब बनाते हैं, बल्ब आपने देखा होगा जो आपके घर में रहता है, एक पीला वाला बल्ब रहता है, सबसे बहुत पहले रहते थे, अभी ऐसे बल्ब नहीं है, अभी कम हो गए आना, ठीक है। ये जो बल्ब्स है, इसके अंदर देखिए एरेगॉन गैस को फिल्ड किया होता है। एरेगॉन गैस को फिल्ड किया होता है। क्यों ऐसा करते हैं? बल्ब के अंदर एरेगॉन गैस रखने का कारण क्या है, तो हम देखते हैं, अगर यहाँ पे एयर होती तो क्या होता था, ये टंगस्टन मेटल है, ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन मेटल का है, तो आप इसमें से क्या करते हो, हाई इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हो, पास करते हो। तो जब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मेटल का मेटल ऑक्साइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब देखिए मेटल और मेटल ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मेटल प्योर फॉर्म में अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा और उसका ऑक्साइड बन जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। अगर मेटल प्योर फॉर्म में है तो यहाँ उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से पास होने के लिए टाइम लगता है। ड्यू टू दैट थर्मल इफेक्ट ये वायर क्या होता है, लाइट इमिट करता है, जिससे आपका बल्ब जलता है, बराबर है। पर अगर आपने यहाँ पे एयर लिया है तो जैसे ही मेटल हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और मेटल ऑक्साइड जब बन जाएगा तो ये टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा। तो टंगस्टन ऑक्साइड का जो ये होता है रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है, तो जैसे ही यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें एयर तो ले नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे तरीके से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, पूरी वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद आप उसमें क्या फील करोगे, एरेगॉन। बिकॉज ऑफ एरेगॉन इज अ इनर्ट गैस, यहाँ पे टंगस्टन के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगी, जिससे आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे टंगस्टन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और आपका बल्ब ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा। तो जो भी बड़े बड़े कंपनी के बल्ब होते हैं जैसे फिलिप्स वगैरह के, वो बल्ब बहुत दिनों तक चलते हैं, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज ऑफ एरेगॉन गैस है वो ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरेगॉन गैस रहेगा उतना आपके बल्ब के फ्यूज जाने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो एरेगॉन का यूज़ होता है बल्ब फिलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोबल गैस एलिमेंट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36। इसका जो यूज़ है बेटा, ये माइनर कैप्स में यूज़ होता है। माइनर कैप यानी क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देखते हो बड़े बड़े जहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, हाँ, खान व्यवसाय जिसको बोलते हैं, जहाँ से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो या कोयले को, नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वहाँ पे जो मजदूर लोग होते हैं उनको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। जो ओपन कास्ट माइन होती है ना, वहाँ पे उनको बहुत अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक जाना पड़ता है, तो उनको एक कैप दी जाती है जहाँ पे एक लाइट लगा रहता है। तो वो जो लाइट है वो क्रिप्टॉन गैसेस से निकलने वाली लाइट होती है, तो माइनर कैप में क्रिप्टॉन यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके बहुत सारे यूजेस फिर क्रिप्टॉन के आपको दिए, वेल्डिंग पर्पज़ में वगैरह भी उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका जेनॉन। जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। तो इसका जो बेसिकली यूज़ आपको दिया हुआ है जेनॉन का, वो हाई स्पीड फोटोग्राफी जो आप देखते हो, जिसमें आप HD कैमरा से हाई स्पीड फोटोग्राफी वगैरह यूज़ करते हो, या फ्लैश बल्ब स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ होता है जेनॉन। तो ये हाई स्पीड, ये ध्यान में रखना है, हाई स्पीड फोटोग्राफी में जेनॉन का यूज़ होता है। फोटोग्राफी में जेनॉन का यूज़ होता है हाई स्पीड फोटोग्राफी में। ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जेनॉन इज यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। विच ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट इज यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी? और आपको ऑप्शन दिए थे, ए एरेगॉन, बी क्रिप्टॉन, सी जेनॉन एंड डी रेडॉन। तो आप किसको टिक करोगे? जेनॉन। तो जेनॉन इज यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला रह गया है रेडॉन। तो रेडॉन जो है वो ट्रीटमेंट आप कैंसर में यूज़ होता है। रेडॉन थेरेपी जिसको आप बोलते हो, रेडॉन लाइट थेरेपी जिसमें बोलते हो, तो रेडॉन इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी।
ठीक है। तो कैंसर थेरेपी में रेडॉन का यूज़ होता है एज अ लाइट के सोर्स पर आप देते हो, जिससे जो भी ट्यूमरस सेल है ना, कैंसर सेल है, उसको किल किया जाता है और क्या किया जाता है, जितने भी कैंसर सेल है उसको मार दिया जाता है, ठीक है, रेडॉन से। उसका दूसरा यूज़ है कि रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी, इसको रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ किया जाता है। रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से नोबल गैस एलिमेंट के यूजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो यहाँ पे बेटा आपका पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो टुडे सेशन इज ओवर।